आप सुन रहे हैं बंजारन एक रहस्य, जिसके लेखक हैं आर.बी. राठौड़। भाग 5, गायत्री और भीमा का सच। जब ठकुराइन मालती ने चारों से घर के बाहर लगे नल से हाथ पैर और मुंह धोने कहा, तब मेघा ने पूछा, मैसा क्यों? इस पर ठकुराइन मालती ने कहा, यह हमारे घर की परंपरा है कि जब भी कोई बाहर से आता है तो घर में आने से पहले हाथ पैर और मुंह धोकर ही आना चाहिए। ठकुराइन मालती की इस बात पर अदिति ने कहा, इससे तो अगर कोई मेकअप करके आएगा तो उसका लॉस हो जाएगा। कहते हुए अदिति हंसने लगी और अदिति की बात पर मेघा, ध्रुव और विनोद भी हंसने लगे। अदिति की बात सुन मालती ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर कोई मेकअप करके आएगा तो उसका मेकअप धुल जाएगा, फिर चाहे मेकअप किसी पाउडर का हो या किसी के रूप का। मालती की ये बात वहां किसी को समझ नहीं आई। उन चारों के चेहरे थोड़े कंफ्यूज हो गए और ये देख ठकुराइन मालती ने कहा, तुम सबके लिए ये बात नहीं होगी, लेकिन ऐसा करने के पीछे भी एक कारण है। ठकुराइन मालती की बात सुन मेघा ने कहा, कैसा कारण आंटी? मेघा के सवाल का जवाब देते हुए ठकुराइन मालती ने कहा, पहले हाथ पैर और मुंह धोकर अंदर चलो, फिर बताती हूं। मालती की बात सुन चारों ने एक एक कर अपने हाथ पैर और मुंह धोए और हवेली के अंदर चले गए। हवेली बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर से उतने की आकर्षक थी। एक बड़ा सा गलियारा जो एक बड़े हॉल में पहुंचाता था और हॉल के दूसरी तरफ एक बड़ी सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल पर ले जाती थी। ये सब देख मेघा ने कहा, वाओ यार, ये हवेली तो किसी मूवी में दिखाई हवेली जैसी है। मेघा की बात पर विनोद ने कहा, हाँ यार, होगी क्यों नहीं, हम पुश्तैनी राजा हैं यहाँ के, और सरपंच भी। मेघा ने अदिति की धीरे से खिंचाई करते हुए कहा, अदिति तेरी तो किस्मत खुल गई। अदिति ने मेघा की इस बात पर उसे चुप करवाते हुए कहा, क्या यार, कहीं भी शुरू हो जाती है। ठकुराइन मालती और चारों दोस्त हवेली के हॉल में लगे सोफे पर बैठे और मेघा ने ठकुराइन से कहा, आंटी अब आप बताएं। इस पर ठकुराइन मालती ने पूछा, क्या? मेघा ने कहा, वही जो बात बाहर अधूरी रह गई थी, वो कारण जो आप बताने वाले थे। ठकुराइन मालती ने कहा, अरे हां, अब तुम सभी शहर में रहते हो तो शायद तुम इन सब बातों में विश्वास करो या ना करो, पर हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई बाहर से घर आता है तो घर के बाहर हाथ पैर और मुंह धोकर ही घर में प्रवेश करता है। और इसका कारण है कि सूर्यास्त के बाद कई बुरी शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं और किसी न किसी का पीछा करके या उस पर हावी होकर उसके घर में आ सकती हैं। इसलिए घर के बाहर हाथ पैर और मुंह धोकर आने से वो बुरी शक्ति बाहर ही रह जाती है। ठकुराइन की ये बात सभी ध्यान से सुन रहे थे और ये देख ठकुराइन ने कहा, मुझे लगता है तुम सभी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सुन ध्रुव बोला, नहीं आंटी, आपकी बात पर हमें विश्वास ना होता अगर यहाँ आते वक्त जो हमारे साथ हुआ वो ना हुआ होता। ये सुन ठकुराइन मालती ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ था? विनोद ने मालती को सारी बातें बताई कि कैसे उन्हें पहले गायत्री मिली थी और फिर दोबारा से उनके सामने अचानक से आ गई थी। ये सब सुन मालती के होश उड़ गए। मालती उन चारों को एक एक कर चौंकते हुए देखने लगी और फिर हिचकिचाते हुए बोली, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें गायत्री मिली थी और वो भी गांव शुरू होने से पहले? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। हे भगवान रक्षा करना, भगवान रक्षा करना। ठकुराइन ये बोलते हुए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी और उनका ऐसे बोलना उन चारों को समझ नहीं आया। विनोद ने पूछा, माँ आखिर ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हो सकता है उन्हें मेरे आने का पता चला होगा तो वो मिलने आ गई होंगी। और हाँ, भीमा भैया कहाँ हैं? उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि वो कालापुर के कोने पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। विनोद की बात सुन ठकुराइन डरते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने? भीमा ने तुम्हें कॉल किया था और कालापुर के पास इंतजार कर रहा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ठकुराइन को ऐसे बोलते देख विनोद ने पूछा, माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? ठकुराइन ने डरते हुए कहा, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि भीमा की मौत एक हफ्ते पहले हो चुकी है। ये सुन विनोद के होश उड़ गए। विनोद ने चौंकते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भीमा भैया ने मुझे कॉल किया था और मुझसे बात की थी। विनोद की इस बात पर ठकुराइन ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता है विनोद, भीमा कॉल कैसे कर सकता है? उसकी एक हफ्ते पहले मौत हो चुकी है। ठकुराइन व विनोद के बीच बढ़ते तनाव को देख ध्रुव ने दोनों को शांत करते हुए कहा, विनोद एक काम कर, तुझे जिस नंबर से भीमा ने कॉल किया था उस नंबर पे कॉल कर। विनोद ने ध्रुव की बात से सहमति जताई और अपनी जेब से फोन निकालकर भीमा को उस नंबर से कॉल करने लगा जिस नंबर से विनोद को कुछ देर पहले भीमा ने कॉल किया था।
फोन में सिर्फ टोन बज रहा था कि आपके द्वारा डायल किया नंबर अस्तित्व में नहीं है। ये देख विनोद ने कॉल कट किया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ, कॉल लगा? विनोद ने कहा, नहीं यार, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। ये सुन ध्रुव भी चौंक गया और ठकुराइन ने विनोद से कहा, विनोद बेटा, 1 हफ्ते पहले भीमा की मौत हो चुकी है और गायत्री, उसका तो आभार मानना चाहिए जो उसने तुम लोगों को बचाया और तुम्हें जहां भीमा ने बुलाया था वहां जाने से रोका, नहीं तो अनर्थ हो जाता। ये सब सुनते हुए कुछ सोचते हुए ध्रुव ने कहा, विनोद, तुझे कॉल पर भीमा ने कालापुर गांव के पास बुलाया था ना, जहां वो खतरे का बोर्ड लगा हुआ है? विनोद ने हाँ में सर हिलाया और ध्रुव ने ठकुराइन से पूछा, आंटी, वहां खतरे का बोर्ड क्यों लगा हुआ है? आखिर ऐसा क्या है वहां? आखिर क्या है सच, कालापुर के बाहर लगे खतरे के बोर्ड का राज? और भीमा, जिसकी मौत 1 हफ्ते पहले हो चुकी थी, उसने विनोद को कॉल कैसे किया? क्या है इसके पीछे का राज? आप जानेंगे अगले भाग में। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्रुव ने जब पूछा, आखिर कालापुर गांव के बाहर खतरे का बोर्ड क्यों लगा हुआ था और आखिर वहां क्या है, इस पर ठकुराइन ने कहा, बेटा, अभी तुम सभी आए हो, सफर करके थक गए हो और भूख भी लगी होगी, तो पहले खाना खा लो, फिर बात करते हैं। ठकुराइन की बात सुन सभी खाना खाने बैठ गए और कुछ देर बाद जब सबने खाना खा लिया था, तब चारों दोस्त विनोद के कमरे में बैठे थे। विनोद का कमरा आलीशान था, जिसमें एक डबल बेड, एक बड़ी विंडो थी जहां से बाहर का नजारा और आसमान में निकला चांद बहुत ही मनमोहक था। ध्रुव विंडो के पास खड़ा हुआ और अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाकर पीने लगा। और यह देख अदिति ने मेघा को छेड़ते हुए कहा, मेघा, मेरी बात मान, तेरी शादी लंबी नहीं चलेगी। यह सुन मेघा ने अदिति से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? इस पर अदिति ने ध्रुव जहां खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था वहां हाथ करते हुए मेघा से कहा, वो देख, अभी से अपने फेफड़े जला रहा है, ज्यादा लंबा जिएगा नहीं है। मेरी मान तो कोई और ढूंढ ले जिससे भरी जवानी में विधवा होने से बच जाएगी। अदिति की इस बात पर विनोद जोर से हंसने लगा और मेघा ने मुंह बनाते हुए विनोद से कहा, तू क्या हंस रहा है, तू भी ध्रुव जैसा ही है। इस पर विनोद ने कहा, हाँ तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। कहते हुए विनोद भी ध्रुव के पास गया और ध्रुव के हाथ में जल रही सिगरेट लेकर कस लगाने लगा। यह देख मेघा ने अदिति से कहा, अदिति, जो बात थोड़ी देर पहले तूने मुझे कहा वो तुझ पर भी लागू होती है। कहते हुए मेघा हंसने लगी और अदिति ने विनोद और ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मेघा और अदिति हंसने लगे। वहीं ध्रुव कुछ सोच रहा था और विनोद ने ध्रुव से पूछा, क्या सोच रहा है? ध्रुव ने विनोद के हाथ से सिगरेट लिया और विनोद से कहा, बाथरूम में जाकर हाथ धो ले, अगर आंटी आ गई और तेरे हाथ में सिगरेट की स्मेल सूंघ ली तो तू गया। ध्रुव इतना बोला था कि विनोद के कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और दरवाजे के दूसरी तरफ से ठकुराइन ने आवाज दी, विनोद, ध्रुव, तुम सो गए क्या? यह सुन ध्रुव ने विनोद की तरफ देखा और बोला, अबे साले, खड़ा क्या है, जल्दी भाग बाथरूम में और जाकर हाथ धो। ध्रुव की बात सुन विनोद बाथरूम में गया और अपने हाथ धोने लगा जिससे उसके हाथ से सिगरेट की स्मेल ना आए। और अदिति ने दरवाजा खोला। अदिति के दरवाजा खोलते ही ठकुराइन कमरे में आई और कुछ सूंघते हुए बोली, यहां बीड़ी कौन पी रहा है? वहीं ध्रुव खड़े होकर सिगरेट पी रहा था, जिस पर ठकुराइन की नजर गई और इतने में विनोद भी बाथरूम से बाहर आ गया और आते हुए कहा, अरे माँ, आप यहां, कुछ काम था? ठकुराइन ने विनोद से कहा, तू भी बीड़ी पीता है क्या? ठकुराइन की ये सब बातें सुन मेघा और अदिति एक दूसरे की तरफ देखते हुए मन में सोचने लगे कि आज तो ये दोनों गए काम से। विनोद ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो माँ, मैं और बीड़ी? बिल्कुल नहीं। वहीं विंडो के पास खड़े सिगरेट पी रहे ध्रुव की सिगरेट खत्म हो चुकी थी और ध्रुव सिगरेट को खिड़की से बाहर फेंककर ठकुराइन और विनोद के पास आते हुए ठकुराइन से बोला, अरे नहीं आंटी, विनोद ऐसा कुछ नहीं करता, वो मुझे आदत है खाने के बाद सिगरेट पीने की और विनोद को सिगरेट की स्मेल से भी दिक्कत होती है, इसलिए मुझसे दूर चले जाता है। ध्रुव का जवाब सुन मेघा ध्रुव की तरफ प्यार से देखते हुए मन में बोली, वाह ध्रुव, तुम्हारी दोस्ती का जवाब नहीं, हर बार विनोद को बचा ही लेते हो। ठाकुराइन ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, मेरे बेटे में यही तो अच्छी बात है कि वो बुरी आदतों से दूर रहता है और अगर तुम भी बुरी आदत नहीं छोड़ोगे तो जैसे विनोद दूर चला जाता है वैसे ही सब दूर चले जाएंगे। ठकुराइन की ये बात सुन अदिति मन में बोली, सच में माँ का प्यार अंधा होता है अपने बच्चों के लिए, अब इन्हें कैसे बताए कि जिसे वो गंगाधर समझती है वही शक्तिमान है। ध्रुव ने ठकुराइन की बात पर ठकुराइन से कहा, आंटी, मैं कोशिश करूंगा बुरी आदतों से दूर रहने की। ठकुराइन ने ध्रुव के सर पर प्यार से हाथ फेरा और यह एहसास ने ध्रुव को उसकी माँ की याद दिला दी। जब भी ध्रुव कोई ऐसी बात करता जो उसकी माँ को पसंद आती तो उसकी माँ उसके सर पर ऐसे ही हाथ फेरती।
ठकुराइन ने चारों से कहा, अरे इन सब में मैं यहाँ क्यों आई ये बताना ही भूल गई। असल में मैं यहाँ तुम सभी को कुछ बताने आई थी, तो मेरी बात तुम सभी को ध्यान से सुनना है, इसलिए सभी बैठ जाओ। ठकुराइन की बात सुन विनोद और ध्रुव बेड पर अदिति व मेघा के पास बैठ गए और ठकुराइन भी उनके पास बैठ गई और बोली, देखो बच्चों, मुझे पता है तुम सभी जब यहाँ आ रहे थे तब जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे लिए काफ़ी डरावना रहा है, और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि कल सुबह होते ही तुम चारों वापस चले जाओ। यह सुन अदिति ने ठकुराइन की बात से सहमति जताई और विनोद ने वापस जाने से मना करते हुए कहा, वापस चले जाऊं और कहाँ जाऊं, ये मेरा घर है और कोई भला अपने घर को छोड़ के कहाँ जा सकता है। ठकुराइन ने विनोद को टोकते हुए कहा, विनोद, बहस मत करो, गांव का माहौल पहले जैसा नहीं रहा है। गांव में चर्चा हो रही है कि भीमा कालापुर गया था बंजारन को आज़ाद करने, और उसने ये काम कर दिया था जिससे बंजारन ने अपना शिकार भीमा को बनाया है, और अब भीमा बंजारन के लिए शिकार ढूंढ के लेके जाता है। यह सुन एक पल के लिए विनोद, अदिति और मेघा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव शांत बैठा ठकुराइन की बात सुन रहा था। विनोद ने ठकुराइन से कहा, लेकिन माँ, ये कैसे हो सकता है? आपने ही तो कहा था कि बंजारन को कालापुर में कैद किया था, तो वो आज़ाद कैसे हो सकती है? और अगर आज़ाद हो गई है तो जैसा आपने उसके बारे में बताया था उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसे शिकार करने के लिए भीमा की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ध्रुव ने बीच में रोका और बोला, एक मिनट, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे भी बताएं, ये सब क्या चल रहा है? और ये बंजारन कौन है और कैद किया था से क्या मतलब है? ध्रुव की बात सुन ठकुराइन ने कहा, ध्रुव, तुम सभी के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। तुम सभी को यहाँ से जाना ज़रूरी है, इसलिए मेरी बात मानो और कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाओ, और इसी में तुम सबकी भलाई है। जब विनोद ने तुम सबके यहाँ आने की बात कही थी तब मुझे बहुत खुशी हुई थी और मन में उत्साह भी था तुम सबसे मिलने का, लेकिन तुम्हारे यहाँ आते समय जो सब हुआ और जो विनोद ने भीमा के कॉल के बारे में बताया, उसके बाद डर लग रहा है। अगर तुम में से किसी को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी तुम्हारे घर वालों को, इसलिए तुम सभी कल सुबह होते यहाँ से चले जाना। अदिति ने ठकुराइन की बात में सहमति जताते हुए कहा, आई थिंक आंटी सही कह रही हैं। तुम्हें क्या लगता है मेघा? मेघा ने ध्रुव की तरफ देखा और बोली, जैसा ध्रुव कहे। अब अदिति और मेघा की नज़र ध्रुव की तरफ थी और ध्रुव की नज़र ठकुराइन की तरफ थी। ध्रुव ने ठकुराइन से कहा, आंटी मुझे नींद नहीं आ रही, और जहाँ तक मुझे लगता है नींद आपको भी नहीं आ रही है, तो आप मुझे बताएं कि ये सब क्या है और क्या कहानी है कालापुर की जिसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है, और कौन है बंजारन और कौन है गायत्री? आखिर मिलेगा ध्रुव को उसके सवालों के जवाब, या उन्हें वापस जाना पड़ेगा वापस? आप जानेंगे अगले भाग में।